गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आर एस पटेल, दिवाकर सिंह, आशुतोष तिवारी, फिरोज सिद्दीकी, मुमताज अकील, अभिषेक कुमार। मेरी आवाज आ रही है? पूजा वाजपेयी, गुड मॉर्निंग। अंकुश तिवारी, गुड मॉर्निंग। आकाश मीना, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुप्रभात। सभी को सुप्रभात। क्लास शुरू किया जाए। क्लास शुरू किया जाए। हाँ साक्षी, अलग से उसको पढ़ाएंगे हम। स्टेट पीसीएस के जो कुछ टॉपिक है उसको हम अलग से क्लास ले लेंगे। हम लोग पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे थे। दुर्खिम के विचारों में प्रयुक्त कुछ शब्द और उसका अर्थ, और दमनकारी कानून हम लोगों ने शुरू किया था। वहां मैं बता दिया था आपको कि दुर्खिम ने दो तरह के समाजों की चर्चा की, एक प्राचीन समाज और एक आधुनिक समाज। प्राचीन समाज में व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध प्रगाढ़ थे। प्राचीन समाज में व्यक्ति का पृथक व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो गया था। व्यक्ति को व्यक्तिक चेतना सामूहिक चेतना में विलीन हो गई थी। यहां पर समाज या समूह का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा था, व्यक्ति को महत्व प्राप्त नहीं था। यहां व्यक्ति को समाज से पृथक तवज्जो नहीं दिया जाता था। यहां व्यक्ति को समाज से हटकर व्यवहार करने की छूट नहीं थी। यहां व्यक्ति यदि समाज के नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध न मानकर समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता था। उस व्यक्ति से पूरा का पूरा समाज बदला लेता था। चोरी करने पर हाथ काट दिया जाना, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। यही यहां का कानून था। इसी को दमनकारी कानून कहा जाता है। रिप्रेसिव लॉ की संज्ञा दी दुर्खिम ने। और दुर्खिम कहते हैं कि यहां चूंकि व्यक्ति के पृथक व्यक्तित्व का महत्व नहीं था,
व्यक्ति सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो चुका था। व्यक्ति की वैयक्तिक चेतना सामूहिक चेतना में विलीन हो चुकी थी। यहां व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध प्रगाढ़ था। आई लव सोसाइटी सारे व्यक्ति के लिए था। आई लव सोसाइटी, मैं समाज के लिए जान दे दूंगा। यहां सामाजिक मूल्यों मान्यताओं के अनुपालन व्यक्ति यहां से करता था। उसके लिए व्यक्ति जान देने और लेने के लिए तैयार होता था। यहां व्यक्ति पर समाज का दबाव प्रबल था। समाज की इच्छा, समाज का सामान्य विश्वास, समाज की इच्छा ही सामाजिक नियमों के रूप में अभिव्यक्त होती है। सामाजिक इच्छा ही समाज के मूल्यों के रूप में अभिव्यक्त होती है। सामाजिक मान्यताओं के रूप में अभिव्यक्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के रूप में अभिव्यक्त होती है। ये समाज की इच्छा महत्वपूर्ण होती थी। व्यक्ति उस समाज की इच्छा का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करता था। व्यक्ति इस समाज की इच्छा का या सामाजिक नियमों का यंत्रवत पालन करता था, यंत्रवत पालन करता था, यंत्रवत पालन करता था। और जहां समाज के सभी लोग समाज के नियमों का यंत्रवत पालन करने लगे, उस समाज में एकता स्थापित होती है। ऐसे सामाजिक एकता को दुर्खिम ने नाम दिया यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी। फिर दुर्खिम आधुनिक समाज की बात करते हैं। प्राचीन आदिम समाज समरूपीय समाज था, सब एक ही, इसलिए एक ही धर्म, एक ही मान्यता, आबादी कम, इन धर्म मान्यताओं पर सहमति, एकमत्यता। बट आधुनिक विभेदीकृत समाज में कई धर्म के लोग हैं, कई संप्रदाय के लोग होते हैं, कई मान्यताएं होती है। इसलिए यहां पर किसी धार्मिक मान्यता पर 100% एकमत्यता संभव नहीं होती। इसलिए यहां सामाजिक या सामूहिक चेतना का व्यक्ति पर उतना दबाव नहीं होता है जितना कि प्राचीन समाजों में था। यहां व्यक्ति के पृथक व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। यहां व्यक्ति की वैयक्तिक चेतना को महत्व दिया जाता है। यहां सामूहिक चेतना या समाज का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव बहुत प्रबल नहीं होता है। यहां व्यक्ति समाज से पृथक अपना अस्तित्व रखता है। समाज से यहां व्यक्ति अधिक स्वायत्त एवं स्वतंत्र होता है। और जहां व्यक्ति समाज से पृथक, समाज से स्वायत्त और स्वतंत्र होगा, वहां व्यक्ति समाज के नियमों का पालन यहां से नहीं करेगा, यंत्रवत नहीं करेगा। यहां व्यक्ति समाज के नियमों का पालन यहां से करेगा, दिमाग से करेगा। दुर्खिम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहां समाज के नियमों का पालन नहीं होगा, यहां भी होगा। लेकिन यहां पर दुर्खिम ये बात अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत में कहते हैं कि यहां पर श्रम विभाजन और विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अलग अलग कामों को करने में स्पेशलाइज्ड हो चुका है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। यहां व्यक्ति अकेले अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में समाज पर निर्भर हो चुका है। डॉक्टर को अपने घर के हर मशीन को ठीक कराने के लिए इंजीनियर की जरूरत है, इंजीनियर पर निर्भर है। इंजीनियर को अपने और अपने परिवार के इलाज के लिए डॉक्टर पर निर्भर होना पड़ रहा है। दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पर निर्भर है और तीनों अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर निर्भर है। डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकता है, डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक का काम नहीं कर सकते हैं, शिक्षक इंजीनियर डॉक्टर का काम नहीं कर सकते हैं, तीनों पुलिस का काम नहीं कर सकते। ते चारों एक दूसरे पर निर्भर है।
यहां प्रत्येक अन्यों पर निर्भर है, समाज पर निर्भर है। दुर्कहेम कहते हैं कि यही पारस्परिक निर्भरता इनको जोड़ेगी, यही पारस्परिक निर्भरता इनको जोड़ेगी। ये सभी अपने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट पर, नियमों पर सहमत होंगे। यही कॉमन नियम सामाजिक नियम है। एक कॉमन ऐसे सामाजिक नियमों पर सहमत होंगे जिससे इन सभी की आवश्यकताएं पूरी होगी। यानी यहां भी सामाजिक नियमों का प्रभाव होगा। यहां भी लोग सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करेंगे। यहां भी व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करेगा और यहां भी समाज में एकता बनी रहेगी। यहां भी समाज में एकता बनी रहेगी, लेकिन वो आदिम समाज की तरह एकता नहीं होगी, जहां व्यक्ति समाज के नियमों को यहां से स्वीकार करता था, जहां व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध प्रगाढ़ थे। आधुनिक विभेदीकृत समाज में व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध कमजोर हुए। फिर भी यहां व्यक्ति समाज के नियमों को स्वीकार करेगा, यहां से नहीं, यहां से करेगा। दुर्कहेम ने इस आधुनिक विभेदीकृत समाज की सामाजिक एकता को नाम दिया सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इसलिए नाम दिया क्योंकि जिस तरह शरीर के सभी अंग, लीवर, फेफड़ा, बोन मैरो, आंख, सभी अलग अलग कार्यों को करते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर है। अगर फेफड़ा खराब हो जाए तो उसका असर बोन मैरो पर पड़ेगा, उसका असर लीवर पर पड़ेगा, उसका असर आंख नाक पर पड़ेगा। अगर बोन मैरो खराब हो जाए तो उसका असर सब पर पड़ेगा। यानी सभी अंग शरीर के अलग अलग कार्य करते हुए भी, सभी अंग शरीर के विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड कार्य करते हुए भी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। और यही पारस्परिक निर्भरता शरीर के सभी अंगों को जोड़े रखती है और शरीर को बनाए रखती है। दुर्कहेम कहते हैं कि आधुनिक औद्योगिक समाज में सभी अलग अलग काम करते हुए भी अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और यही पारस्परिक निर्भरता समाज के इन सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। यही पारस्परिक निर्भरता एक कॉमन सामाजिक नियमों पर सहमति कायम करती है। यही पारस्परिक निर्भरता इन सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने के लिए लोगों को विवश करती है, बाध्य करती है। यहां भी लोग समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करेंगे, यहां भी सामाजिक एकता बनी रहेगी। लेकिन दुर्कहेम कहते हैं कि ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की तरह, यांत्रिक एकता की तरह आधुनिक औद्योगिक समाजों में एकता नहीं होगी, बल्कि यह सावयवी एकता होगी। ये पारस्परिक निर्भरता पर आधारित एकता होगी। ये दिल वाली नहीं, दिमाग वाली एकता होगी, बट एकता तो होगी। इस तरह से दुर्कहेम ने सामाजिक एकता को या मानव समाज को दो भागों में बांटा, प्राचीन समाज, आदिम समाज और आधुनिक औद्योगिक समाज। प्राचीन, आदिम, विषम रूपीय समाज, समरूपीय समाज और आधुनिक औद्योगिक विभेदीकृत विषम रूपीय समाज। आदिम समाज में यांत्रिक एकता, आधुनिक औद्योगिक समाज में सावयवी एकता। आदिम समाज में कानून का स्वरूप दमनकारी, रिप्रेसिव लॉ, क्योंकि वहां व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को, अपराध को समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता था, क्योंकि व्यक्ति समाज में विलीन था। हम कोई क्राइम करेंगे तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, समाज के विरुद्ध करेंगे और उस अपराध से समाज बदला लेता था उस अपराधी से। दुर्कहेम कहते हैं आधुनिक औद्योगिक समाज में व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समाज के विरुद्ध अपराध न मानकर व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है, क्योंकि आधुनिक विभेदीकृत समाज में व्यक्ति समाज से पृथक अपनी स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता रखता है।
इसलिए व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है। और यहां उस व्यक्ति से समाज बदला नहीं लेता है, बल्कि समाज उस व्यक्ति को एक फंक्शनल मेंबर के रूप में, एक प्रकार्यात्मक सदस्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। रिस्ट्रिक्टिव लॉ, यहां प्रतिकारी कानून का प्रचलन होता है। दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून, यांत्रिक एकता वाला समाज, सावयवी एकता वाला समाज। तो ये 2-3 संकल्पनाएं हैं दुर्खिम के विचारों में। थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आया होगा, आगे जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो और ज्यादा हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने हर जगह लिखा है कि दुर्खिम का एक उद्देश्य था सामाजिक एकता की समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। दुर्खिम ने किया। उस समय जो समस्याएं थी, कार्ल मार्क्स ने उन समस्याओं का समाधान क्या दिया? साम्यवाद। दुर्खिम ने क्या दिया? सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आएगी। तो हम लोग इस 4 संकल्पनाओं को एक नजर देखते हैं बच्चा। पहला है दमनकारी कानून, याद होगा। कानून का वह रूप जहां व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है और अपराधी से पूरा समाज बदला लेता है। जैसे प्राचीन समाज में प्रचलित कानून। दुर्खिम ने प्राचीन समाज में प्रचलित इस तरह के कानून को दमनकारी कानून, रिप्रेसिव लॉ की संज्ञा दी है। प्रतिकारी कानून, रेस्टिट्यूटिव लॉ, कानून का वह रूप जहां व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है। व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है और समाज उस अपराधी को फिर से समाज का फंक्शनल मेंबर, सक्रिय सदस्य बनाने का प्रयास करता है। जैसे आधुनिक समाज में प्रचलित कानून। तो 2 कानून, ये शब्द आएगा तो दिमाग में रहे कि दुर्खिम ने प्राचीन समाज में प्रचलित कानून और आधुनिक समाज में प्रचलित कानून को 2 नामों से संबोधित किया है, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून। रिप्रेसिव लॉ, रेस्टिट्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता, बता चुका हूं। मैकेनिकल सॉलिडरिटी। दुर्खिम ने मानव समाज को 2 भागों में बांटा, आदिम समाज, प्राचीन समाज, और आधुनिक समाज, औद्योगिक समाज, विभेदीकृत समाज, विषमरूपीय समाज। आदिम समाज समरूपीय होता है। क्यों भाई? ये छोटा होता है। ये कोई जनजातीय समाज छोटा होता है, उसके रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा सब एक जैसे होते हैं, उसका एक ही धर्म होता है, कम आबादी, एक ही धर्म के मानने वाले लोग, एक ही रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, मान्यताओं को मानने वाले लोग। ऐसे समाज में समरूपता, ऐसे समाज को हम समरूपीय समाज कहते हैं, एक जैसा बिल्कुल। आधुनिक औद्योगिक समाज बहुत बड़ी आबादी वाला समाज, इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, इसमें कई धर्म के लोग रहते हैं, कई संस्कृति के लोग रहते हैं, कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। समाज का आकार बढ़ेगा तो समाज में विषमरूपता बढ़ेगी। ये समरूपीय समाज नहीं होता है, विषमरूपीय समाज होता है, ये विभेदीकृत समाज होता है। दुर्खिम ने इस 2 तरह के समाजों की चर्चा की और इन दोनों तरह के समाजों में सामाजिक एकता के स्वरूपों की पहचान करी। प्राचीन आदिम समाजों में जो एकता है उसको दुर्खिम ने नाम दिया यांत्रिक एकता, क्योंकि यहां लोग समाज के नियमों का यंत्रवत पालन करते हैं, क्योंकि यहां के लोग समाज के नियमों को दिल से, आई लव सोशल नॉर्म्स, स्वीकार करते हैं और यंत्रवत पालन करते हैं, दिल से पालन करते हैं, क्योंकि यहां के लोग और समाज के मध्य संबंध प्रगाढ़ होता है।
यहां व्यक्तिक चेतना सामूहिक चेतना में विलीन हो जाती है। यहां समाज से पृथक व्यक्ति को महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। इसीलिए यहां व्यक्ति समाज के नियमों को, समाज की इच्छाओं को यंत्रवत पालन करता है। इसलिए दुर्खिम ने इसको नाम दिया यांत्रिक एकता। प्राचीन समाज में प्रचलित एकता का वह रूप जहां व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध काफी प्रगाढ़ होते हैं, व्यक्ति की चेतना सामूहिक चेतना में विलीन हो जाती है, व्यक्ति के पृथक व्यक्तित्व को महत्व नहीं दिया जाता है, फलतः व्यक्ति समाज के नियमों का यंत्रवत पालन करता है और सामाजिक एकता बनी रहती है। दुर्खिम ने इसको नाम दिया मैकेनिकल सॉलिडरिटी। दूसरा, सावयवी एकता। सावयवी एकता ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। दुर्खिम ने समाज को दो भागों में बांटा है, प्राचीन और आधुनिक। आधुनिक समाज आकार में बड़ा, जनसंख्या में बड़ा, ढेर सारे धर्म संस्कृति के लोग, विषम रूपीय समाज। यहां व्यक्ति समाज से पृथक व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। यहां व्यक्ति समाज से अधिक स्वायत्त एवं स्वतंत्र होता है। यहां व्यक्ति पर समाज या सामूहिक चेतना का दबाव प्रबल नहीं होता है। यहां व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध कमजोर होते हैं। यहां व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन नहीं होता है। यहां व्यक्तिक चेतना सामूहिक चेतना में विलीन नहीं होती। फिर भी यहां व्यक्ति सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, सामाजिक नियम, सामूहिक नियम का पालन करता है। व्यक्ति समाज के नियमों मान्यताओं के पर सहमत होता है, एकमत्यता होती है। क्यों एकमत्यता होती है? क्योंकि यहां पर व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ जाती है। यहां व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को अकेले पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। फलतः यहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है और यही पारस्परिक निर्भरता इनको एक दूसरे से जोड़ती है। यही पारस्परिक निर्भरता एक कॉमन सामाजिक नियमों पर सहमति कायम करती है। यही पारस्परिक निर्भरता के कारण ये सभी इस कॉमन सामाजिक नियमों का अनुपालन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यदि हम नहीं करेंगे तो अगला भी नहीं करेगा और अगला नहीं करेगा तो हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। फलतः यहां सामाजिक नियमों के अनुसार लोग व्यवहार करते हैं। दुर्खिम ने इस तरह के सामाजिक एकता को सावयवी एकता की संज्ञा दी है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की संज्ञा दी है, क्योंकि यह एकता पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है। यह एकता लोगों के आपसी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होती है कि हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेगा। ये दिल वाली एकता नहीं, दिमाग वाली एकता होती है। स्क्रीन पर देखो एकता का वह रूप जो आधुनिक औद्योगिक समाजों में पाया जाता है, जहां श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण व्यक्ति के पृथक व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति के पृथक व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। फलतः व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध कमजोर पड़ जाते, परंतु श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है। हर व्यक्ति एक ही कार्य को करने में स्पेशलाइज्ड है, बाकी अपनी जरूरतों को, कार्यों को अकेले नहीं कर सकता है। पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है और व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। मैं कई बार इसको बता दिया, मुझे लगता है अब ये दिमाग में बैठ चुका होगा। अगला शब्द श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन की घटना का पहली बार उल्लेख एडम स्मिथ ने किया। यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में
काम करने के एक नए तरीके को उत्पन्न किया, आर्थिक क्रियाकलापों के एक नए तरीके को उत्पन्न किया, जहां मशीनों से केंद्रीकृत बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता था। यहां कारखाना में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम का एक नया तरीका यूज किया गया, जहां एक ही काम को कई टुकड़ों में बांट करके करवाया जाने लगा। आर्थिक संगठनों में काम करने के इसी तरीके को एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की संज्ञा दी, और इस श्रम विभाजन की घटना को एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास में सहायक माना। एडम स्मिथ ने इस श्रम विभाजन की घटना को आर्थिक विकास में सहायक माना, समाज के लिए, आर्थिक विकास के लिए सहायक माना। क्लियर है? कार्ल मार्क्स ने इस श्रम विभाजन की घटना के नकारात्मक पहलुओं का चित्रण किया। कार्ल मार्क्स ने इस श्रम विभाजन की घटना को समाज के लिए हानिकारक माना, मजदूर वर्ग के लिए हानिकारक माना। पढ़ चुके हैं हम लोग। दुर्खिम ने भी इस श्रम विभाजन पर अपना विचार दिया, लेकिन दुर्खिम ने श्रम विभाजन की परिभाषा को बदल दिया। दुर्खिम ने श्रम विभाजन को सामाजिक श्रम विभाजन के रूप में प्रस्तुत किया। दुर्खिम ने कहा कि श्रम विभाजन एक व्यापक घटना है, मानव समाज के उद्भव के साथ ये शुरू हो चुका है। ये सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया का एक रूप है। श्रम विभाजन का मतलब होता है काम को बांट कर करवाना, दैट्स ऑल। मानव समाज में प्रारंभ से ही इस तरह का श्रम विभाजन पाया जाता है, जहां काम को विभिन्न समूहों में, संस्थाओं में और व्यक्तियों में बांट कर करवाया जाता है। शुरू में लिंग के आधार पर श्रम विभाजन हुआ, आयु के आधार पर श्रम विभाजन हुआ। महिलाओं को घर का काम दिया गया, पुरुषों को बाहर का काम दिया गया, एक श्रम विभाजन था। वृद्ध और बच्चों को आसान काम दिया गया, जवानों को भारी भरकम काम दिया गया। ये आयु के आधार पर श्रम विभाजन था। फिर धीरे धीरे विभिन्न संस्थाओं का विकास हुआ। पहले हम ग्रुप में रहते थे, सब सभी काम को करते थे। 10-20 लोगों का झुंड होता था। समाज सबसे छोटा, प्रारंभिक समाज इसी तरह का समाज था, 10-20 लोगों के झुंड के रूप में, खानाबदोशी समाज, जो जंगलों में घूमते रहते थे, सब काम को करते थे। यौन साम्यवाद की अवस्था थी। समाज के आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, शैक्षिक संगठन या संस्थाएं, विवाह, परिवार अलग अलग नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे काम का इन संस्थाओं में बंटवारा हुआ। परिवार को दे दिया गया बच्चों का पालन पोषण, समाजीकरण, यौन संबंधों का नियमन, टेस्ट तुम ये काम करोगे। शिक्षण संस्थाएं शिक्षा देने का काम करेगी। औद्योगिक संगठन या आर्थिक संस्थाएं उत्पादन का काम करेगी, वितरण विनिमय का काम करेगी। राजनीतिक संस्थाएं नियमों का पालन करवाने का काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेगी। ये है डिवीजन ऑफ लेबर। तुर्कीम कहते हैं कि श्रम विभाजन यही है, ये शुरू से रहा है, और एक काम को कई टुकड़ों में बांटकर करवाना इसी श्रम विभाजन का नया रूप है। तो दुर्खिम ने श्रम विभाजन को बड़े व्यापक रूप में परिभाषित किया। वो कहते हैं कि श्रम विभाजन सामाजिक विभेदीकरण की एक प्रक्रिया का रूप है, जहां विभिन्न व्यक्तियों को, संस्थाओं को, समूहों को काम बांट दिया जाता है। यही है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन पर दुर्खिम ने पहली बार, इसी विषय पर दुर्खिम ने अपनी
डॉक्टरेट किया इसी विषय से। उन्नीस सौ तिरानवे में दुर्खिम की श्रम विभाजन पर पुस्तक प्रकाशित हुई। 1893 में, सॉरी, 1895 में दुर्खिम की दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें उन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु, अध्ययन पद्धति, प्रकृति, सामाजिक तथ्य की संकल्पना आदि की चर्चा की। 1897 में दुर्खिम की तीसरी पुस्तक प्रकाशित हुई, द सुसाइड। 93 में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। 95 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। 97 में द सुसाइड, आत्महत्या पर उन्होंने किताबें लिखी। और फिर 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धर्म के बारे में, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप के बारे में। तो ये 4 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आपके सामने है स्क्रीन पर, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। दुर्खिम ने श्रम विभाजन को इसी रूप में परिभाषित किया। और फिर दुर्खिम ने श्रम विभाजन को का कारण समाज को माना। दुर्खिम कहते हैं समाज ये काम करता है। समाज अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए काम को बांट कर करवाने का काम शुरू किया। श्रम विभाजन की घटना को जन्म दिया। श्रम विभाजन का कारण समाज है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का कारण और श्रम विभाजन का समाज पर प्रभाव, यही है ना समाजशास्त्रीय विश्लेषण। कारणात्मक व्याख्या प्रस्तुत किया और कहा कि श्रम विभाजन का कारण समाज है। और श्रम विभाजन के परिणामों का विश्लेषण करते समय याद करो दुर्खिम क्या था, द्वंद्ववादी था या प्रकारवादी था? प्रकारवादी था। तो दुर्खिम ने श्रम विभाजन का समाज पर क्या लाभकारी परिणाम होता है इसकी चर्चा की और बताया कि दुर्खिम की कैसे श्रम विभाजन समाज के लिए लाभकारी होते। तो एक श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, एक वर्ड ध्यान में रहे। दूसरा, आत्महत्या, सुसाइड। दुर्खिम के समय में जैसे आज नगरीकरण तेज हो चुका है, नगरीय संस्कृति विकसित हो चुकी है, जहां तीव्र प्रतिस्पर्धा है, उच्च महत्वाकांक्षा है लोगों की, व्यक्तिवादिता चरम पर है। यही स्थिति उस समय यूरोप की थी। औद्योगिक क्रांति ने ढेर सारी वस्तुओं के उत्पादन को संभव बनाया था। औद्योगिक क्रांति ने उपभोक्तावाद के विकास को संभव बना दिया था। औद्योगिक क्रांति ने प्रतिस्पर्धा को तीव्र कर दिया था। औद्योगिक क्रांति ने व्यक्तिवादिता को बढ़ा दिया था। हर व्यक्ति अपने हितों को पूरा करने में बेचैन था, व्यग्र था। वो अन्यों की हितों की चिंता लेकर नहीं जी रहा था। सामूहिकतावाद का ह्रास हो रहा था, व्यक्तिवादिता का विकास हो रहा था। व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध कमजोर पड़ रहे थे। मार्क्स के शब्दों में व्यक्ति अलगावित, श्रमिक अलगावित हो रहा था, अलगावित हो चुका था। दुर्खिम के शब्दों में समाज और व्यक्ति के मध्य संबंध कमजोर पड़ रहे थे और ऐसी स्थिति में यूरोप में सुसाइड रेट बढ़ गया था। आत्महत्या की दर बढ़ गई थी और आत्महत्या की घटना का मनोवैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया जा रहा था। साइकोलॉजी में सुसाइड की घटना का विश्लेषण किया जा रहा था, जहां मनोवैज्ञानिक इसे एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशाओं का परिणाम मान रहे थे। दुर्खिम ने इंटरफेयर किया। दुर्खिम ने कहा कि हटो साइड में, आत्महत्या भी एक सामाजिक घटना है। जो देखने में एक वैयक्तिक क्रियाकलाप नजर आती है, जो देखने में एक वैयक्तिक क्रियाकलाप नजर आती है, लेकिन इसका निर्धारण समाज करता है। यह एक सामाजिक घटना है। आत्महत्या का कारण समाज होता है।
और दुर्खिम जब आत्महत्या पर अपना समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं तो वहीं पर वो आत्महत्या को डिसाइड करते हैं और आत्महत्या की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किया गया अपने जीवन का अंत, जानबूझकर किया गया अपने जीवन का अंत, या किसी व्यक्ति का वह क्रियाकलाप जिसके द्वारा उसके जीवन का अंत होता है और व्यक्ति को इस बात की जानकारी होती है कि मैं ये काम करूंगा तो मरूंगा। यही है ना, जानबूझकर किया गया अपने जीवन का अंत, जो अंततः एक लाइन और जोड़ते हैं इस डिफिनेशन में दुर्खिम, जो अंततः समाज द्वारा अभिप्रेरित होता है, आत्महत्या कहलाता है। सुसाइड किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किया गया स्वयं के जीवन का अंत, आत्महत्या जो अंततः समाज द्वारा अभिप्रेरित होता है। दुर्खिम हर घटना का कारण समाज को मानते हैं, दुर्खिम ने आत्महत्या का कारण भी समाज को माना, समाज की विभिन्न परिस्थितियों को माना। आत्महत्या तो अगला शब्द है धर्म। धर्म, दुर्खिम ने धर्म पर भी अपने विचार को रखा। सामान्य अर्थों में धर्म को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था है। अलौकिक शक्ति में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था है। दुर्खिम ने थोड़ा सा डिफिनेशन बदल दिया। दुर्खिम प्रत्यक्षवादी था, बहुत ज्यादा अलौकिक जगत में वो नहीं जाना चाहता था। दुर्खिम ने कहा कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और उनसे जुड़े कर्मकांडों की व्यवस्था को हम धर्म कहते हैं। दुर्खिम ने कहा पवित्र वस्तुओं में से संबंधित विश्वास और कर्मकांडों की व्यवस्था को हम धर्म कहते हैं। पवित्र वस्तु, हनुमान जी पवित्र वस्तु है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं कर्मकांडों की व्यवस्था को धर्म कहते हैं। जो दुर्खिम धर्म का कारण भी बताते हैं। इस धर्म का कारण समाज होता है और धर्म का समाज पर क्या प्रभाव है, पॉजिटिव बताएंगे। जो विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधता है, जोड़ता है, धर्म का प्रकार है। तो दुर्खिम धर्म का जब परिभाषा देते हैं तो वो अलौकिक शक्ति के बजाय पवित्र वस्तुओं से धर्म को संबंधित करते हैं। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं कर्मकांडों की एक व्यवस्था है जो विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में आबद्ध करता है। और यहीं पर दुर्खिम पवित्र को डिफाइन करते हैं। यहीं पर दुर्खिम दो संकल्पनाओं को रखते हैं, पवित्र और लौकिक, सैक्रेड और प्रॉफिट। यहीं पर दुर्खिम पवित्र को एक्सप्लेन करते हैं। यही दुर्खिम कहते हैं कोई वस्तु पवित्र क्यों होती है, कोई वस्तु पवित्र क्यों होती है। एक लंबा बहस दुर्खिम इस पवित्र पर छेड़ते हैं। पहले दुर्खिम ने एक्सप्लेन कर दिया कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और कर्मकांडों की एक व्यवस्था है। धर्म की परिभाषा क्या थी? धर्म अलौकिक शक्ति से संबंधित कर्मकांड, विश्वास और कर्मकांडों की एक व्यवस्था है। दुर्खिम ने कहा धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं कर्मकांडों की एक व्यवस्था है जो विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में आबद्ध करता है।
फिर दुर्खिम कहते हैं कोई वस्तु पवित्र क्यों होती है? क्या कोई वस्तु अपने अंतर्निहित गुणों के कारण पवित्र होती है? क्या कोई वस्तु अपने अंतर्निहित गुणों के कारण पवित्र होती है? तुर्कीन पवित्र को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि पवित्र वह है जिसको समाज पवित्र मानता है। वस्तु अपने अंतर्निहित गुणों के कारण पवित्र नहीं होती है, इसलिए पवित्र होती है क्योंकि समाज उसे पवित्र मानता है, उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखता है, उसे लौकिक से पृथक रखता है और ऊंचा स्थान देता है। पवित्रता का स्रोत वस्तु के अंदर अंतर्निहित गुण नहीं होते हैं, पवित्रता का स्रोत अंततः समाज होता है, समाज की मान्यताएं होती है, समाज का विश्वास होता है। अगर वस्तु के अंतर्निहित गुण पवित्रता का स्रोत होता तो फिर हमारे हिंदू धर्म में नारियल को पवित्र नहीं माना जाता, बल्कि नारियल से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण फल को पवित्र माना जाता, पिस्ता को पवित्र माना जाता, बादाम को पवित्र माना जाता, अखरोट और ज्यादा पुष्टिकारक होता है, अखरोट को पवित्र माना जाता, क्योंकि ये सभी नारियल से अधिक गुणवत्तापूर्ण होते हैं। दुर्खिम एक्सप्लेन करते हैं, तमाम उदाहरणों के द्वारा दुर्खिम स्थापित करते हैं कि कोई वस्तु अपने अंतर्निहित गुणों के कारण पवित्र नहीं होती, बल्कि इसलिए पवित्र होती है क्योंकि समाज उसको पवित्र मानता है। सतीश तिवारी हमारे क्लास में बैठे हैं, ये इलाहाबाद जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे ढेर सारे पत्थर पड़े हुए होते हैं, वहीं पर जाकर ये टॉयलेट करते हैं। पत्थर वही है, साल 2 साल बाद कविता अग्रवाल उसी पत्थर को उठाकर ले आती है या हेमंत नागर उसी पत्थर को उठाकर ले आते हैं और ला करके एक मंदिर में स्थापित कर देते हैं, एक शिवलिंग के रूप में स्वीकार करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं। अब उस पत्थर को पवित्र मान लिया जाता है, उस पत्थर के प्रति शिवलिंग के रूप में आदर और श्रद्धा का भाव रखा जाता है, अन्य लौकिक चीजों से उसे पृथक उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। पत्थर वही है, पत्थर अब पवित्र बन चुकी है, पत्थर लौकिक चीजों से पृथक और उच्च स्थान प्राप्त कर चुकी है। अब यदि सतीश तिवारी को कहोगे कि जाओ और वहां उस पत्थर पर टॉयलेट करो, सतीश तिवारी की हिम्मत नहीं है। कल तक ये पत्थर लौकिक रूप में विद्यमान थी नदी के किनारे, आज ये पवित्र बन चुकी है। दुर्खिम कहते हैं संसार में दो तरह की चीजें होती है, एक पवित्र और एक लौकिक। पवित्र वो वस्तुएं होती है जिसको समाज उच्च स्थान देता है, लौकिक से पृथक रखता है, जिसके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखता है, ये पवित्र वस्तु है। और बाकी सारी वस्तुएं जो पवित्र नहीं है वो लौकिक। और इन पवित्र वस्तुओं की पवित्रता का स्रोत समाज होता है। वो पत्थर का स्रोत समाज था। पत्थर अपने अंतर्निहित गुणों के कारण पवित्र नहीं है, कोई शंकर जी नहीं है। शंकर जी के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, जिस शक्ति के डर से भय से
सतीश तिवारी उस पत्थर पर, शंकर जी पर टॉयलेट नहीं कर पाते। उसके पीछे की जो शक्ति है वो समाज की शक्ति है। सतीश पर उस सामूहिक चेतना का दबाव है, हिंदू समाज का दबाव है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जहां कर जाकर के टॉयलेट करें। यही सतीश तो टॉयलेट किए थे जब वो पत्थर हरिद्वार के नदी के किनारे पड़ा हुआ था। जब हम कोई दुकानों से फूल खरीदते हैं तो हम बिल्कुल लौकिक रूप में उसको लेते हैं। 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, एक माला 10 रुपए का दे दो। वो कहता है नहीं, 20 रुपए से कम नहीं देंगे। और जब हम उस माला को भगवान पर चढ़ा देते हैं और पंडित भगवान से टच करा करके उसमें से एक फूल आपको दे देता है, तो आप उसको इस तरह से लेते हैं जैसे वो क्या मिल गया आपको। वही फूल जब बेचने वाले के पास था तो लौकिक रूप में विद्यमान था, लेकिन अब पवित्र हो चुका है। उस फूल के प्रति आपके मन में आदर और श्रद्धा का भाव है। उस फूल को अन्य चीजों से पृथक रखेंगे, कभी नाली में उसको नहीं डालेंगे। क्या हो गया अचानक? फूल तो वही है। दुर्खिम तमाम उदाहरणों के द्वारा स्थापित करते हैं कि किसी भी वस्तु के पवित्र होने का स्रोत समाज है। कोई वस्तु अपने अंतर्निहित गुणों के कारण पवित्र नहीं होती है, इसलिए पवित्र होती है कि समाज उसको पवित्र मानता है। समाज उसको पवित्र मानता है। और धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से है। धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से है। दुनिया के सभी समाजों में धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से होता है। जहां धर्म से जुड़े प्रतीकों को, धर्म से जुड़े वस्तुओं को लौकिक से पृथक रखा जाता है, उसके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखा जाता है, उसके साथ ढेर सारी मान्यताएं जोड़ दी जाती है, उसे लौकिक से पृथक ऊंचा स्थान प्रदान किया जाता है। और चूंकि इस पवित्रता का स्रोत समाज होता है, इसलिए अंततः धर्म का स्रोत भी समाज होता है, धर्म का कारण भी समाज होता है। धर्म से जुड़े तभी तमाम तरह के प्रतीक, विश्वास, मान्यताओं का स्रोत भी समाज होता है। हम धर्म की पूजा नहीं करते हैं, हम शंकर की पूजा नहीं करते हैं, हम हनुमान की पूजा नहीं करते हैं, हम अंततः समाज की पूजा करते हैं। हम अंततः समाज की पूजा करते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो शक्ति काम करती है वो हनुमान की शक्ति नहीं है, शंकर की शक्ति नहीं है, दुर्गा की शक्ति नहीं है, समाज की शक्ति है। अगर रियल में हनुमान की शक्ति होती तो अन्य धर्म के लोग दंगा होने पर हनुमान मंदिर को तोड़ देते हैं। कहां चले गए हनुमान जी? रियल में अगर अल्लाह की शक्ति होती तो दंगा की स्थिति में अन्य धर्म के लोग मस्जिदों को तोड़ देते हैं। कहां चली गई अल्लाह की शक्ति? ये हनुमान की शक्ति नहीं है, ये अल्लाह की शक्ति नहीं है, ये दुर्गा की शक्ति नहीं है, ये शंकर की शक्ति नहीं है, ये समाज की शक्ति है। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत समाज है। हनुमान जी की पवित्रता का स्रोत समाज है। धर्म का स्रोत समाज है। धर्म का कारण समाज है। तमाम उदाहरणों के द्वारा दुर्खिम स्थापित करते हैं कि धर्म का कारण समाज है। और यहीं पर वो पवित्र और लौकिक दो शब्द को डिफाइन करते हैं। पवित्र वो वस्तुएं होती है जिसको समाज पवित्र मानता है, जिसको लौकिक से, अन्यों से पृथक रखता है, जिसके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखता है, जिसको ऊंचा स्थान देता है। और जो वस्तुएं पवित्र नहीं है वो लौकिक है, जिनका संबंध उपयोगिता से है। जब हम किसी वस्तु पर उसकी उपयोगिता के संदर्भ में विचार करते तो वो फिर लौकिक हो जाती है। दुकानदार जब मिठाई बेचता है मिठाई के दुकान पर, तो वो मिठाई वहां उसके लिए लौकिक है। वो बोलेगा 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, नहीं हम 400 से कम नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं 390 रुपए दे दीजिए, टेस्ट टेस्ट। वहां मिठाई पर लौकिक दृष्टिकोण से विचार हो रहा है, वहां मिठाई पर उपयोगितावादी दृष्टिकोण से विचार हो रहा है। लेकिन जब वही मिठाई भगवान को चढ़ा दी जाती है, पंडित प्रसाद के रूप में वैष्णो देवी का प्रसाद आपको देता है, आप उस प्रसाद पर लौकिक दृष्टिकोण से, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से विचार नहीं करते। उसके प्रति आपका नजरिया बदल जाता है, फिर वो पवित्र हो जाता है, वो लौकिक नहीं रहता है।
इस तरह से दुर्खिम ने पवित्र और लौकिक को डिफाइन किया, पूरे संसार को पवित्र और लौकिक में विभाजित किया और कहा कि धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से होता है। दुनिया के सभी समाजों में धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से होता है। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और कर्मकांडों की एक व्यवस्था है, और चूंकि पवित्रता का स्रोत समाज होता है, इसलिए धर्म का स्रोत भी समाज होता है, धर्म का कारण भी समाज होता है। यह है दुर्खिम के धर्म की कारणात्मक व्याख्या, जहां और आगे हम लोग अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग जब धर्म का पूरा व्याख्या पढ़ेंगे तो हम लोग तो धर्म का कारण भी समाज होता है। और फिर धर्म के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि धर्म समाज को एक नैतिक समुदाय के रूप में जोड़ता है, बांधता है। हम हिंदू धर्म जो है, वो हिंदू धर्म मानने वाले जितने भी अनुयायी हैं, उनमें एक वी फीलिंग डेवलप करता है, हम हिंदू, और उनको एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधता है, जोड़ता है। इसके अलावा भी दुर्खिम ने धर्म के कई लाभकारी परिणामों की चर्चा की है। हम लोग धर्म के प्रकारकारी व्याख्या में पढ़ेंगे मोटा मोटी। तो हमने आपको 5 शब्दों का अर्थ बता दिया। श्रम विभाजन अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, आत्महत्या अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, धर्म अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, पवित्र अकॉर्डिंग टू दुर्खिम और लौकिक अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। आइए स्क्रीन पर एक नजर डालते हैं। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया, विभेदीकरण की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न समूहों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों के बीच किया गया काम का बंटवारा श्रम विभाजन कहलाता है। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया के आधार पर, सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न समूहों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों के बीच किया गया काम का बंटवारा श्रम विभाजन कहलाता है। दूसरा है आत्महत्या, सुसाइड। दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया अपने जीवन का अंत, जानबूझकर किया गया अपने जीवन का अंत, जो अंततः समाज द्वारा अभिप्रेरित होता है, जो अंततः समाज द्वारा अभिप्रेरित होता है। दुर्खिम ने 26,000 आत्महत्याओं का अध्ययन करके यह स्थापित किया कि धर्म आत्महत्या का कारण समाज है। अगला, धर्म, रिलीजन, पवित्र वस्तुओं से, दुर्खिम के अनुसार पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं कर्मकांडों की एक व्यवस्था को धर्म कहते हैं। पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं कर्मकांडों की एक व्यवस्था को धर्म कहते हैं, जो विश्वास करने वालों को, अनुयायियों को, विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधता है, जोड़ता है, आबद्ध करता है। और चूंकि इस पवित्रता का स्रोत समाज होता है, और चूंकि इस पवित्रता का स्रोत समाज होता है, इसलिए धर्म भी समाज की अभिव्यक्ति है। धर्म भी समाज की अभिव्यक्ति है। धर्म का कारण भी समाज होता है। अगला, अगली शब्दावली, पवित्र।
सैक्रेड, सैक्रेड, पवित्र। दुर्खिम के अनुसार पवित्र वह होता है जिसे समाज श्रेष्ठ मानता है, वह जिसे समाज श्रेष्ठ मानता है और उसे अन्यों से पृथक रखता है, ऊंचा स्थान देता है, उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखता है। ये संक्षिप्त डिफिनेशन है, मैं इसी के साथ जोड़ता जा रहा हूं। उन्हीं वस्तुओं को दुर्खिम ने पवित्र की संज्ञा दी है। लौकिक, प्रॉफिन, दुर्खिम के अनुसार वह सब कुछ, परिभाषा इसका थोड़ा अलग टाइप का है, वो पवित्र से जोड़ करके प्रॉफिन को डिफाइन करते हैं। वह सब कुछ जो पवित्र नहीं है लौकिक है, अर्थात जिन पर हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण से विचार करते हैं। वो सब कुछ जो पवित्र नहीं है लौकिक है। मतलब दुर्खिम संसार को दो भागों में बांटते हैं, पवित्र संसार की वस्तुओं को पवित्र और लौकिक। पवित्र को डिफाइन करते हैं और कहते हैं बाकी जो भी है वो लौकिक है, बाकी जो भी है वो लौकिक है। तो वह सब कुछ जो पवित्र नहीं है लौकिक, लौकिक। क्लियर? ये है पारिभाषिक शब्दावली। इस तरह से हम लोगों ने दो पार्ट कर लिया, एक डायग्राम के माध्यम से, एक आउटलाइन मैंने दिया, और दूसरा पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से इस शब्दावली की गहराई में जाकर के थोड़ा थोड़ा मैंने एक आउटलाइन दे दिया। अब हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक सामाजिक तथ्य, दूसरा टॉपिक श्रम का विभाजन, समाज में श्रम का विभाजन, तीसरा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है दुर्खिम का धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत या धर्म और समाज, और चौथा टॉपिक है दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत, दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। ठीक है, तो एक दुर्खिम का आउटलाइन था जो दुर्खिम के टॉपिक पर आने के पहले मैं बताता हूं, ताकि फिर अब टॉपिक पे अब हम थोड़ा गहराई से भी उतरेंगे तो आपको एक आउटलाइन मिला हुआ है, मोटा मोटी आपके पास एक समझ है, तो अब गहराई से पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, जो सिलेबस का टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम को छुट्टी चाहिए। अभी तक लगातार हम लोगों का क्लास चलता रहा है, कहीं छुट्टी नहीं हुई है। अभी मेरे ख्याल से 1 घंटे का क्लास हम लोगों ने कर लिया है, तो आज 1 घंटे ही रहने दीजिए। मैं आगे मेकअप कर दूंगा 10-15 मिनट बढ़ा करके। तो आज इतना ही, कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इजाजत है, लिख के बताओ, इजाजत है, लिख के बताओ, बोलो जल्दी, कुछ तो बोलो यार, क्यों मुझे तनाव दे रहे हो? बोलो। थिंकर समझ में आ रहा है बच्चा? मैं डे 1 से बताता हूं कि मैं टाइम को दिमाग में रख करके नहीं, आपके समझ को दिमाग में रख करके पढ़ाने का प्रयास करता हूं। पढ़ाई का मतलब है कि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है, यस, नो। क्योंकि अगर थिंकर आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। सबसे टफ पार्ट को लेके हम चल रहे हैं, और जब हम पढ़ाते हैं तो ये और टफ हो जाता है, क्योंकि हम मैक्सिमम डायमेंशन और डेप्थ में जाकर के पढ़ाते हैं। और अगर ये कम्युनिकेट हो रहा है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको।
बट थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही नहीं तो थोड़ा मैं लेवल को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर। और ये भी लगभग मान के चलिए कि 4 टॉपिक है और थोड़ा सा क्लास एक टॉपिक में एक दिन में फिनिश कर दूंगा, लेकिन वो खींच जाता है लगभग 3 घंटे और फिर बच्चे थोड़ा तड़पने लगते हैं। 3 घंटे 3 घंटे, तो 4 की जगह हम ये मान के चले हैं कि अगर 2 दिन और चला जाए, 6 दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत, 6-7 दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 3 जो टॉपिक हैं वो ज्यादा बड़े हैं। आपके दुर्खी में 4 टॉपिक पढ़ना है। मैक्स वेबर में आपका आइडियल टाइप पढ़ना है, सामाजिक क्रिया पढ़ना है, सत्ता पढ़ना है, नौकरशाही पढ़ना है, धर्म पढ़ना है। मैक्स वेबर में 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद जैसे ही हम पार्सन्स आएंगे बच्चा, तो उसमें मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है, मीड में 1 टॉपिक पढ़ना है। तो मान के चलिए वहां समय हमारा कम हो जाएगा। मर्टन में 3 टॉपिक पढ़ना है। तो पार्सन्स में 2 टॉपिक, मर्टन में 3 टॉपिक, मीड में 1 टॉपिक। ज्यादा टॉपिक इसी में। 4 टॉपिक हमारे मार्क्स में था, 4 टॉपिक दुर्खिम में, 5 टॉपिक मैक्स वेबर में। तो आगे थोड़ा समय बचेगा। ऐसे भी लगभग मेरा 1.5 महीने का क्लास थिंकर का ऑफलाइन में होता था, तो उम्मीद है कि यहाँ भी लगभग वही रहेगा। थोड़ा बहुत मैं देखता हूं, लंबा क्लास करूंगा तो कम होगा। ठीक है।